हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन है उसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 12 आज इसका हम देखने जा रहे हैं। बड़े डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें जितनी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टॉपिक आपको आगे जाकर कितना हेल्प करने वाला है, शायद आप ना जानते हो अभी। ठीक है ना, तो बस वही है। स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट्स हमने 10.3 स्टार्ट करनी थी। लास्ट टाइम हमने देखा था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन, हमने एक टॉपिक देखा था ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी x1 y1 पॉइंट का किसी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की लाइन से डिस्टेंस था। अभी स्टूडेंट्स जो आज अपना टॉपिक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उसी से लिंक टॉपिक है। ठीक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखते हुए चल लें। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना काफ़ी नहीं होता। ठीक है ना, देख लेते हैं आखिर की कैसे कैसे क्या क्या होती है बातें यहाँ पर। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा एग्जैक्टली उसी तरीके से करेंगे। जैसे ना सोचिएगा एक लाइन ये है, ठीक है, किसी ने कहा तो लो फिर एक लाइन ये भी है, क्या लग रही है आपस में पैरेलल? पैरेलल माने इन्हें, अगर नहीं भी लग रही है तो पैरेलल ही है ये। तो स्टूडेंट्स उस समय इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कुछ इस फॉर्म की होगी ना। किस फॉर्म की? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसकी किस फॉर्म की होगी? ऑफ कोर्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अरे दो लाइनें और एक जैसी इक्वेशन इम्पॉसिबल। तो मैं कहता हूं इसे पॉसिबल बनाते हैं। c1 लिख देते हैं, इस पे c2 लिख देते हैं। अच्छा, आप बोलोगे अच्छा ये बड़ा अच्छा है, अपनी मर्जी से आपने c1 c2 लगा दिया, a1 और a2 नहीं लगाया, b1 और b2 नहीं लगाया, c1 और c2 लगा दिया। उस रीज़न को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों मैंने सिर्फ c1 और वहाँ पर c2 पर चेंजेस किए, मैंने क्यों a1 और a2 नहीं लिखा, मैंने क्यों b1 और b2 नहीं लिखा। बस ज़रा समझते हैं, जरा देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक लाइन है 6x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स हैं। मैंने आपको सिखाई है एक बात, याद करें, मैंने आपको बता रहा है कि वेन एवर द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ। मुझे वह बताइए, मैंने आपको एक और बात बता रखी है कि किसी लाइन का स्लोप लाइन की शक्ल देख के पता लगाना की ट्रिक क्या है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट over coefficient of y with negative sign is known as the slope of a given line. Similarly, इसका भी निकालो जरा। Coefficient of x over coefficient of y with a negative sign can be written as 2 3 6 2 2 4। और ये आप इक्वल है क्या? अनइक्वल है? इक्वल है। ये भी -3/2, ये भी -3/2 इक्वल है। अब अगर दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल है देन व्हाट डू वी से कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इस तरह की लाइंस होंगी ताकि ये भी जितना एंगल बना रही हो, मान लेते हैं ये 30 बना रही है, तो क्योंकि पैरेलल है तो ये भी 30 बनाएगी ना। फिर तो इसका स्लोप कितना निकलेगा? m इज इक्वल टू 10 30। मुझे बताइए उसका स्लोप कितना निकलेगा? ऑफ कोर्स m इज इक्वल टू 10 30। स्लोप्स आर इक्वल, यानी जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। मतलब ऐसी वाली बात नहीं है कि याद करने वाली, दिखने वाली बात है। देख लो, जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। इसका उल्टा भी सही है, जब भी किसी दो लाइंस के स्लोप इक्वल हैं तो यकीनन पैरेलल होती होंगी। वही है बस। ठीक है, तो अब आप एक बात समझ में आई कि देखो मैंने इतना श्योरिटी के साथ कैसे, क्या मैं लाइन की क्वेश्चन याद करके आया था? क्या याद करके आया था कि ऐसे एग्जाम्पल दूंगा इक्वल आ जाएंगे एकदम से और फिर देखो मेरी बात सही हो जाएगी? क्या हमने ऐसा कैसे कर दिया? हम देखते ही कैसे समझ जाएं कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है? क्या हम हमेशा चेक करते रहें? क्या हमेशा हम इनको कैंसिल करके देखते रहें कि इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या ये एक सही तरीका है? उससे अच्छा एक तरीका है, बहुत खूबसूरत एक तरीका है। वो कहता है कि अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन है और अगर दूसरी लाइन की इक्वेशन भी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो दूसरी लाइन कहने से मतलब है वो कह रहे हैं कि ये इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अलग अलग कोफिशिएंट्स बना दिए, अलग अलग कोफिशिएंट्स होंगे, मोर जनरल कर दिया केस। तो एक कंडीशन इन्होंने रख ली। इन्होंने बोला कि देखो, इन्होंने बोला कि इसका स्लोप क्या होता है बेसिकली, कितना होगा? a1 ओवर b1 होगा, नहीं होगा? विद नेगेटिव साइन होगा। इसका स्लोप क्या होगा? वेरी गुड, a2 अपॉन b2 होगा, नहीं होगा? विद नेगेटिव साइन होगा। अब अगर इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर।
इसका मतलब ये वाला चीज ये वाले के इक्वल होगा इफ एंड ओनली दीज टू लाइंस आर पैरेलल। हमेशा नहीं कह रहा मैं, अगर पैरेलल हैं देन ये, अगर इसे M1 इसे M2 कहते तो देन M1 शुड बी इक्वल टू M2। व्हाट डज इट मीन? A1 ओवर B1 इक्वल टू A2 ओवर B2। नेगेटिव नेगेटिव कट गए, ये कंक्लूजन आया। जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनके इनका रेशियो और इनका रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए, तो पैरेलल होती हैं। फिर ये ऐसी बात नहीं है, याद करने वाली कुछ बात नहीं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ मैंने कैसे लिखा होगा उस समय ना। जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई x + 2y + 3 = 0 है, एक लाइन है, इसके पैरेलल लाइन बता सकते हो इक्वेशन? हमने बोला बता देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने बोला देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2x 2 2 = 4y 2 3 = 6 = 0। अब ऑटोमेटिकली इसका जो रेशियो होगा 1:2 का, वो इसके रेशियो के इक्वल होगा। देख लो 1:2 के होगा ही होगा, है कि नहीं? मजा आएगी नहीं? इतनी सी बात थी बस, ठीक है ना। अब ये तो अलग होगा ही होगा क्योंकि इसको अलग होना ही पड़ेगा, तभी तो लाइनें अलग हो पाएंगी, है ना। तो बस ये, तो इसलिए स्लोप इक्वल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। इक्वल होते हैं बेसिकली, जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब ये कि x + 2y + 3 = 0 एक लाइन है, तो ऑफ कोर्स x + 2y + 3 = 0 इसके पैरेलल होगी, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है। इस समय आप देखोगे कोफिशिएंट्स का रेशियो 1:1, 2:2 दैट मींस 1:1, 3:3 दैट इज 1:1 का है। लेकिन हर समय 1:1 का रहे ये जरूरी नहीं है। कोफिशिएंट्स इक्वल रहे तो है ही है पैरेलल, लेकिन अगर कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल रहे तो भी है। और हमें समझ में आया, हम ऐसे याद की भी बात नहीं बोल रहे कि प्रोपोर्शनल है तो होता होगा। हम देख रहे हैं प्रोपोर्शनल होने से क्या होता है। प्रोपोर्शनल होने से ये होता है कि उनके जो m हैं वो इक्वल हो जाते हैं प्रोपोर्शनल से। बस समझ में आ गई आपको स्टोरी, ठीक है। इसलिए तो मैंने इतनी सारी कहानियां बताई आपको। अब हमें ना इसकी जरूरत, ना हमें इसकी जरूरत, ना हमें किसी और की जरूरत, बस हमें इन सबको हटा देना है, ठीक है। देखिएगा चलिए, अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, बस उसी पर एक छोटा सा डिस्कशन, स्मॉल डिस्कशन। देखो फॉर्मूले याद करना नहीं है हमें, तभी मैं इतने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप समझ गए, तो अब समझे होंगे जरूर आप कि उसका a और इसका a इक्वल क्यों लिखा मैंने। मैं बताऊं, रुक जाओ। मान लिया कोई लाइनें अनइक्वल रही भी हो, इस तरह से कोई लाइन, एक लाइन मान लिया ऐसी रही होती, दूसरी लाइन मान लिया ऐसे रही होती, मान लिया वो अनइक्वल थी, देखने से बिल्कुल अनइक्वल लग रही है। ए अलग है, उसका ए अलग है, उसका बी अलग है, उसका बी अलग है, उसका सी अलग है, उसका सी अलग है। तो मैंने ऐसे ही लिखना था, कायदे से मैंने ऐसे ही लिखना था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर अब देखो एक बात देखो, 2/4 इसके x का रेशियो, 4/8 उसका रेशियो, बाकी औरों का रेशियो ऐसे हमें देखना नहीं, लेकिन फिर भी देख लेंगे तो 3/6 इसका रेशियो आपस में सभी के इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो हमने तय कर लिया कि लाइन्स आपस में क्या है, पैरेलल है। ये लाइंस के आपस में पैरेलल है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि इसी चीज को ना, इस इक्वेशन को, अगर मुझे मान लिया कल को किसी ने बोला कि ये इक्वेशन है, मान लिया ऐसी, तो मैं इसको और मैं इसे और थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूँ, जरा समझना मेरी एक बात को, छोटी सी बात कह रहा हूँ और अच्छा बना रहा हूँ, जरा समझना। 7 लिख दिया लोगों ने, क्योंकि इनका प्रोपोर्शनल होना कोई मायने नहीं रखता। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं मायने रखता, क्योंकि A/B ये डिफाइन करते हैं M को, C का कोई रोल नहीं होता इसमें। मेरी बात समझ रहे हैं आप। इसका मतलब स्टूडेंट, अगर अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या मैं इस चीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना जरा। 2 कॉमन ले लिया, लिख सकता हूं ऐसे करके, और फिर क्या ये 2 के वहां जाके गायब होके 2x + 4y + 7/2 = 0 बन सकता, नहीं बन सकता? बन सकता। इस पर और इस पर फोकस करो, और मन कर रहा है तो इस पर भी फोकस कर लो। इस पर सबसे पहले ये 2 लाइनें दी गई थी, आपने देखा A अलग है, A अलग है, B अलग है, B अलग है, C अलग है, C अलग है, लेकिन तब भी ये पैरेलल थी। जबकि मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी 2 पैरेलल लाइंस इस तरह की हैं कि उनके A सेम है, B सेम है। उसका रीजन है बहुत तगड़ा वाला। वो रीजन ये है कि अगर आपको लाइनें अलग अलग मिली भी हों, पैरेलल वो इस कारण से है क्योंकि इनकी A और B का रेशियो सेम है, प्रोपोर्शनल है, 2/4 4/8 = 1/2 सेम है। इस कारण से दोनों की स्लोप सेम है, इसलिए वो पैरेलल लाइंस है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इस लाइन को हम तुरंत इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में जो लाइंस हैं ये इस तरह से कन्वर्ट हो पा रही हैं कि इनके A B बराबर हो जाएंगे।
अगर वो प्रोपोर्शनल है तो बराबर हो जाएंगे, वो नहीं भी है तो हम करवा देंगे उन्हें प्रोपोर्शनल। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जनरली जब दो पैरेलल लाइंस दी होगी, अगर उनके ए बी सेम नहीं भी हैं तो हम उन्हें सेम बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो पैरेलल लाइन भी नहीं है फिर। ठीक है ना, यही है बस। ठीक है, ये बात समझे होंगे आप। ठीक है ना, ऐसे इशारा ही काफी है, मैंने फिर भी बोल दिया इसमें काफी कुछ, देखेंगे। चलिए अब मेरी बात सुनते हुए अब आप समझे होंगे कि इसे मैंने ए क्यों कर दिया, इसे मैंने ए ही क्यों बोला, इसे मैंने बी क्यों बोला, इसे मैंने बी क्यों बोला, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि अगर ये अलग भी रहे होते तो हम बनवा देंगे इन्हें ऐसा है। ठीक है, तो चलिए आप पूरी स्टोरी क्लियर है। अच्छा, एक बात बता सकते हैं कि ये जो लाइन आ रही है ऊपर से ऐसे करके, ये पॉइंट आप मुझे बता सकते हैं क्या? ऑफकोर्स बता सकते हैं। ये वाई एक्सिस में लाइन कहीं पर कट कर रही है, डेफिनेटली इसका एक्स 0 होगा। वेरी गुड। और अगर एक्स 0 होगा, यहां एक्स 0 रख दो, गायब दिख रहा है, इसका x 0 रख दिया। मुझे बताओ y कितना निकल, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू -c2/b, -c2/b। बोलो हो गया खत्म, स्टोरी फिनिश हो गई, स्टोरी फिनिश हो गई। ठीक है ना, चलो ठीक है, हो गया काम। वैसे मुझे ज्यादा नहीं बोलना कुछ। देखिए जरा समझ में आ रही नहीं आ रही बात? देखो अब एक बात समझिएगा, मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, यहां से ये जो आपको ये जगह दिख रही है, यहां से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से ऐसे कर इस पॉइंट से इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कुछ नाम दे दो, चलो लो एम ले लो, इसको पी बोल दो, कुछ भी बोल दो, पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब मुझे यही डिस्टेंस निकालना है, मुझे दो पैरेलल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है जो हमेशा एक परपेंडिकुलर होता है उनके बीच का, तो मुझे पीएम निकालना है। अब आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम हमने टॉपिक क्या पढ़ा था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन, ये देखा था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ऐसा करके हमने देखा था। किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस नहीं आता क्या? हमें आता है। आप याद करें, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये कोई लाइन अगर होती थी इस तरह की, ये कोई पॉइंट होता था, अगर ये पॉइंट मान लिया यहाँ पर है, इससे इसका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था कैसे निकलता था? वेरी गुड, ax1, x के प्लेस पे ये, y के प्लेस पे ये वाला y, c रहेगा, नीचे a² + b²। बोलो सब देख कर आए हो आप, फिर भी मैंने दिखा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये d है इनके बीच का, ये निकल गया, ये होता था। सिमिलर चीज को अप्लाई करेंगे, सिमिलर चीज को अप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने पास पॉइंट b है, पॉइंट p है अपने पास 0, -c/b वाला, एक्चुअली c2/b वाला, और हमारे पास लाइन भी है। देखो ध्यान से, लाइन कौन है अभी? ये वाली है ना लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन पर पड़ रहा। लाइन का नाम क्या दे रखा आपने? ax + by + c1 = 0। ये पीएम निकालना है अपने को। मुझे वह बताइए, बहुत टफ है क्या? इसके बराबर सिंपल कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि a रहा, x में ये वाला x डालो। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। x में आपने x डाल दिया तो 0 कुछ नहीं हुआ। b था, b में y के प्लेस पे जब आप वैल्यू डाल लो तो -c2/b आपने डाला, शाबाश, + c1 है ना। ये एग्जैक्ट कर रहा हूं मैं काम, ठीक है। होल अपॉन √a², यानी कि जो लाइन का इसका कोफिशिएंट x का उसका स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स b²। ये हुआ, ये तो गायब हो गया। मुझे एक बात बता सकते हैं कि पीएम कितना आ गया? शाबाश, पीएम आ गया, b गेट्स कैंसिल ऑफ, -c2 + c1, तो c1 - c2 बोल दिया मैंने, √a² + b²। इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको एनसीईआरटी में कराया गया है, ट्राई करना उसको, उन्होंने कैसे डिराइव किया वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जिस तरह से अभी तक करते आ रहे उसी तरीके से कर लो, वो तो बहुत ईजी है आपके लिए, है ना। फिर उसमें सवाल उठेंगे ना कि आपने y = mx + c ही क्यों सपोज किया, इसलिए मैंने इस वाले से कराया, वरना वो बहुत ईजी है। चलो देखो, एक बात सुन लो मेरी, ये जो पीएम आए ना, हम नहीं जानते कि c1 और c2 में बिगर कौन है, क्योंकि जो लाइन की इक्वेशंस दी गई हैं हम नहीं जानते कि ये 3 है, ये 5 है, कि वो 5 है, ये 3, हम नहीं जानते। इसलिए उनका डिफरेंस बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव आ सकता है आगे आंसर। इस बात से बचने के लिए हमने इस पर मॉड लगा दिया, और हम समझदार हैं, हमने मॉड नीचे नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, और बाहर तो दिख ही नहीं रहा हमें, इसलिए रूट के आगे मॉड लगाना गलत बात, ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर जो भी है, ठीक है। अब किसी के मन में क्यूरियोसिटी उठ रही है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप सभी को, अगर आपके मन में उठ रही है ऐसी क्यूरियोसिटी कि आपकी इससे ही क्या दोस्ती है कि आपने इसी का कटिंग निकाली यहाँ पर पॉइंट, वो भी तो बेचारा अपना एक वाई कट मार रहा है यहाँ पर, वाई पर। मैंने बोला बात तो सही है, तो हो गया, आंसर आ चुका है, आप समझ गए ना। पहले इसको देख लो, आप आंसर आ चुका है आपका, पहले इसे नोट कर लो, सब कुछ हो चुका है, ये एक प्रॉपर इतना सा आंसर है, बस हो गया। अब एक दूसरी चीज बता रहा हूँ, सुनना।
कोई बोलता है ये भी तो एक पॉइंट है, मैंने कहा है, कोई बोलेगा यहाँ पर y 0 है, x 0 है, मैं बोलूंगा है। अगर x 0 है तो y कितना होगा, माइनस का c1/b। देख लो इधर, अब सारी बातें पिछली बातें भूल जाओ, अब सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अपने पास एक पॉइंट है और लाइन है सामने, क्योंकि इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो भी तो वही डिस्टेंस होना चाहिए और वो भी तो वही रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। तो अब कोई उससे नहीं निकाल रहा, कोई बोल रहा मेरे पास पॉइंट ही है 0,-c1/b पॉइंट है और लाइन है अपने पास ax + by + c2 = 0। कोई बोल रहा है मेरे पास लाइन ये वाली है, अब निकाल के दिखाओ तो जाने, m ना कह के इसे n ही कह दो, बस ये कोई कह रहा है ये निकाल लो। अब आप बताइए क्या सच में ये मुश्किल है क्या? बहुत इजी है। फिर से आप बोलोगे qn जो डिस्टेंस होगा वो आप बोलोगे कि भाई a और x1 तो 0 हो गया, b y1 के प्लेस पे आप डालोगे -c1/b एंड +c2 होल ओवर a²। समझते हो ना फॉर्मूला कैसे निकाला मैंने? स्क्वायर रूट। मुझे बताइए ये गायब, ये b कैंसिल ऑफ, c2 - c1 होल अपॉन स्क्वायर रूट a² + b²। अब फिर क्योंकि हम नहीं जानते कौन बड़ा कौन छोटा, हम सिंपल मॉड लगा देंगे। आप देखोगे ये आंसर जो निकला qn का और जो pm का निकला सेम है। pm का आंसर और qn का आंसर क्या निकला? सेम निकला। निकलना ही था क्योंकि दो पैरेलल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, आप यहां से जाओ या वहां से जाओ, ठीक है ना? ये हो गया, ये सेम निकलना था और सेम निकला। समझ में आ रही बात? वही है। और इसमें कंफ्यूज ना करें c1 - c2 है वो c2 - c1 है, क्योंकि मैंने कहा अगर ये 3 - 2 हो और वो 2 - 3 है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड में दोनों का आंसर सेम होता है। 3 - 2 2 - 3 डिफरेंट है नो डाउट, लेकिन 3 - 2 इन मॉड 2 - 3 इन मॉड सेम है, ठीक है? चलो ठीक है, एक तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब फाइनली आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं क्लियर कर लेता हूँ बात को। देखो चलो ठीक है, एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर कोई दो लाइन से, आप बोलेगा कोई बना के दिखाओ। देखो लाइनें ऐसे भी बन सकती है, y = 2x + 3 y = 3x + 4। बोलो, ओह माय गॉड क्या लिख दिया मैंने, y = 2। बोलो पैरेलल है कि नहीं है? क्योंकि ये y = mx + c के कंपैरिजन से हमने तुरंत देख लिया m इसका 2 है, उसका m भी 2 है, तो लाइन्स आर पैरेलल। उस समय कोई कह रहा मुझे डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल जिसे फॉर्मूला आता है फॉर्मूला रखो। चलो मुझे मन कर रहा है ना यहाँ पे कुछ बोलूँ आपके साथ अच्छा सा, ठीक है? एक बार बोलता ही हूँ, देखो बोलता हूँ आपके साथ कुछ। देखो जरा, देखना जरा, ध्यान से देखना जरा। मान लिया ये y = कोई x प्लस, मान लिया कोई लाइन है जो y = x + 2 है मान लिया, और ये कोई लाइन है जो पैरेलल है इसके, पैरेलल समझिएगा इसे, पैरेलल है इसके, और ये y = x - 2 है। अब आएगा मजा, ऐसे ही एक बार मैंने कह दिया। मैं कह रहा हूँ मुझे इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, है ना? अब आप सोच रहे हो, अब आप देखो उसी टेक्निक से करो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम रख सकते हैं। समझ लो जरा, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी मैं इसमें शामिल कर दे रहा हूँ। उसी के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से मेरा मतलब है कि जो आपको एनसीईआरटी में कराया गया है जिस तरीके से, उसको मैं शामिल कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो जरा ध्यान से समझना, जैसे हम पहले सोच रहे थे कि यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, हम निकाल, अभी तो हम डायरेक्ट एग्जैक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। कितना होगा जब x 0 होगा तो y कितना होगा? 2। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कितना होगा 0,2, क्योंकि आप जानते हैं x 0 होगा y 2 होगा। और हम वैसे भी समझ सकते हैं y = mx + c से, c यानी कि y इंटरसेप्ट, c यानी y इंटरसेप्ट। इस पर मत जाना कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा इतना कम लग रहा है, वो मेरा एरर है बनाने का, वरना वो दोनों इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी 2 है वो भी 2 है ना। चलो ठीक है, तो अब आपके लिए ना, आप अगर निकालना चाहते हो बहुत सिंपल, यहाँ से आप इस लाइन में डाल सकते हो अपनी इक्वेशंस को। कैसे डालोगे? बेसिकली जो y = x + 2 लाइन है, आप इसे ax+ वाली फॉर्म में जब लाओगे ये ऐसे दिखने लगेगी, x वाला आगे है ना, और इसका किसी पॉइंट 0,-2 से जब कोई कहता है डिस्टेंस निकालो, आप समझ गए कि x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे -2 और c तो c हो गया नीचे, इसका स्क्वायर कोफिशिएंट का और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आपका आंसर कितना आ गया? +4/√2। ये आंसर आ गया आपका 4/√2, ऐसे करके, ठीक है? तरह तरह से 50 तरीके अपने पास जिनसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो फिर एक बात कह देता हूँ फाइनली। जैसे कभी किसी ने कहा 3x + 2y + 5 = 0 एक लाइन की इक्वेशन है, किसी ने कहा 6x + 4y + 7 = 0, इन दोनों लाइन्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। आपके पास अभी फिलहाल ऐसी कोई लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं आएगा कि जो अनइक्वल हो, अनपैरेलल हो, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप सोचना ऐसा कि जरूर कहीं ना कहीं ये पैरेलल ही होंगी, तभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिएगा,
अब आप बोलोगे क्या करें क्या करें, तो आप ना एक चीज़ देख सकते हो कि पैरेलल ही होंगी, आप पहले तो चेक कर लेना। 3/6 और 2/4 का रेशियो सेम आ रहा है, आप देख लो कर कर। फिर आप बोलोगे कि मैं इसको 2 3 × 6 और 2 2 × 4 बोल सकते हैं, और वो 2 को कॉमन लाके इसके नीचे डाल दिया, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात है। यानी आपने बोला कि अब हम इसको भूल गए, अब हमारे पास ये हो गया कि हमें एक लाइन की इक्वेशन तो ये गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन ये गिवन हो गई। इससे क्या फ़ायदा कर दिया ना अपने अपने आप के लिए कि आपने ए सेम बना दिए दोनों के, ए बी और ये ए बी सेम हो गए दोनों के, और ये हो गया अपना C1, ये हो गया अपना C2, और ये B है ये A है, ये A ही है ये B ही है। समझ पा रहे हो? फॉर्मूला कहता है D = C2 - C1 होल अपॉन √A² + B²। अब आप आराम से देख सकते हैं कि आप पहले से ही जो बड़ा छोटा दिख रहा है आपको, उसमें से उसको माइनस कर लो, है ना। तो 5 में से 7/2 को माइनस कर लो ऐसे करके, और होल अपॉन A² यानी 3² + 2²। ये आपका आंसर आ गया, यही है बस। ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई जितनी मैंने आपको बताई। यही था बस जितना आपने देखा। ठीक है, तो कुल मिलाकर तो छोटी सी बात तो इतनी सी थी बस। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा प्रैक्टिस करा दूं आपको इसमें, तो मैंने करा दी। बाकी अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आएंगे हम सीधे उन्हें बहुत तेजी के साथ करते हुए निकल लेंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है ना। तो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, जरूर इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिएगा, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।